खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सेना के ऑपरेशन क्लीन ने कश्मीर में दहशतगर्दों और सरहद पार बैठे उनके आकाओं की कमर तोड़कर रख दी है। दावा है कि पिछले 250 दिनों में कश्मीर की फिजा को खराब करने पर आमादा तकरीबन 160 दहशतगर्द दफन किए जा चुके हैं और बाकियों को भेजने की तैयारी जोरों पर चल रही। पिछले 5 महीनों में 5 लश्कर कमांडर मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, जिसके बाद कोई कश्मीर का कमांडर बनने तक को तैयार नहीं है। कश्मीर की आजादी का फेक प्रोपेगेंडा चलाने वाले इन दहशतगर्दों का नकाब कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाने के बाद उतर भी रहा है और अलगाववादियों और पत्थरबाजों पर कुछ हद तक लगाम लगती नजर आ रही। और ऐसे में देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि नोटबंदी की वजह से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों में भारी कमी आई। जेटली के मुताबिक पत्थरबाजों को दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से पैसा मिलता था, जो कि 8-10 महीनों में नोटबंदी की वजह से लगभग बंद हो चुका है। तो आज बड़ा सवाल यही कि क्या नोटबंदी ने कश्मीर में पत्थरबाजों और दहशतगर्दों की वाकई कमर तोड़ दी? इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या नोटबंदी से दहशतगर्द वारदातें कम हुई? क्या दहशतगर्दों से पत्थरबाजों को पैसा मिलना बंद हो गया? क्या नोटबंदी से दहशतगर्दों के हौसले पस्त हो गए? क्या नोटबंदी ने कश्मीर के पत्थरबाजों की कमर तोड़ दी है? मुल्क में नोटबंदी पर बहस आज भी जारी है। बीजेपी वाली रियासतों में नोटबंदी पास तो हो गई, मगर दीगर रियासतों में अब इसे फेल बताया जा रहा है। इसी दरमियान बीजेपी के कदावर लीडरान ने नोटबंदी पर तबसरा करके बीजेपी के लिए मजीद दर्द-ए-सर पैदा कर दिया है। वहीं अब पार्टी के कदावर लीडरान फिर नोटबंदी के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क में नोटबंदी की मुखालफत और स्वच्छ भारत जीएसटी पर हर तरफ सवाल उठाए जाने के जवाब में बरकले भारत कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वजीर खजाना जेटली ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात अब भी हो रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजों में कमी आई है। वहीं मुल्क की मईशत पर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। वहीं हिंदुस्तान को आलमी पैमाने पर तीसरा मकाम हासिल हो सकता है। मित्रों, आप सब जानते हैं आज भारत की गिनती विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमीज में होती है। विश्व में भारत इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर आया है और मैं कह सकता हूं विश्व के टॉप 10 इकोनॉमीज में इस समय हमारा भारत है। और दुनिया अब यह सच्चाई स्वीकार करने लगी है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2030 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह भरोसा और विश्वास लोगों के मन में पैदा हुआ है। 2030 आते आते शायद हमारे देश की इकोनॉमी की साइज अप्रॉक्सीमेटली $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और हमारा भारत 2030 आते आते विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति, एक वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज होकर खड़ा होगा। लेकिन यह सारा जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमारी भारत विरोधी ताकतें हैं, स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा नहीं लगता होगा और भारत को उन नाजुक और संवेदनशील स्थानों पर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं जहां से उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ताकत कमजोर हो सके। गुज़िश्ता साल नवंबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर रोक लगा दी थी। हुकूमत ने उस वक्त कहा था कि इसका मकसद काले धन और जाली नोट्स, दहशतगर्दी की सरगर्मियों और बदउनवानी पर लगाम लगाना है। वहीं अब हुकूमत नोटबंदी के फवायद गिनवा रही है, जबकि अपोजिशन अवाम के दरमियान नोटबंदी से मुल्क को होने वाली नुकसान को आम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो लगातार डिमोनेटाइजेशन को एक अनसक्सेसफुल एक्सरसाइज बता रही हैं, कह रही हैं इससे नुकसान ही नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार खासतौर पर आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर अब जो अरुण जेटली साहब का बयान आया है उससे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज में जबरदस्त कमी आई है जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद है, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। सलमान निजामी जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है, स्टूडियो में मौजूद हैं। इमरान नबी डार साहब जो कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, कश्मीर से वो हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से। इसके अलावा जम्मू से हमारे साथ किंग सी भारती साहब मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडितों का रुख बड़े जोर शोर से रखते हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। शबनम लोन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से, और वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी आज हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल आपसे, क्या आपके पास कोई सरकारी डेटा सामने आया है या पिछले 2-3 महीनों से जो कवायद लगातार चल रही है ऑपरेशन क्लीन के तहत, उससे जुड़ा हुआ कोई डेटा हो, या फिर पत्थरबाजों की जो एक्टिविटीज थी उनमें कितनी कमी आई है? कोई ऐसा सरकारी डेटा जो आप हमें दे सकते हो और देश को बता सकते हो जिसके बिना पर सरकार यह दावा कर रही है कि डिमोनेटाइजेशन हमने किया, नोटबंदी की, उससे जो दावा हमने किया था कि आतंकवादियों की, पत्थरबाजों की कमर तोड़कर रख देंगे, वो हो गया है? देखिए समीर अब्बास साहब, डेटा से ज्यादा आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो पिछले 7-8 महीने में आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर का एक कैरेक्टर बदला है। डिमोनेटाइजेशन डेफिनेटली जो पैसा ये लोग देते थे पत्थरबाजों को, अब तो ये कोई सीक्रेट है नहीं, ये मैं कोई ऐसा बोला, आपको भी पता है 500-1000 रुपया देते थे और ये पत्थरबाजी करते थे। और इनसे अगर पूछते आप कि क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो इनके पास कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड नहीं था। ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजिकल ग्राउंड था या सेना के खिलाफ दे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बोला है इनको। वहां पर कुछ बच्चियां भी आई थी पत्थरबाज के लिए, बाजी के लिए, लेकिन आपने देखा डिमोनेटाइजेशन के बाद ये कम हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए कि जो एनआईए के रेड्स हुए, वहां पता लगा कि हुर्रियत लीडर से कनेक्शन थे, पाकिस्तान से पैसा लेते थे और उससे फंडिंग होती थी एक्टिविटीज। वो सारे चीज एक्सपोज हो रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि वो एनआईए हेडक्वार्टर्स आते हैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सारा जो हम शुरू से बोलते थे कि जब तक आप फाइनेंशियल नेटवर्क को नहीं ध्वस्त करेंगे, तब तक आप टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्णायक दौर पर नहीं ले जा पाएंगे। और आज हम सक्षम हुए हैं उस फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास में, और आप देखिए बहुत करारा जवाब हमारी सेना दे रही है। और जो टेररिज्म के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई की हम बात करते हैं, उस लड़ाई की ओर हम बढ़ रहे हैं समीर अब्बास साहब। ठीक है, शबनम लोन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई ये माना जाए कि सही कदम है सरकार का और हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं अब मसले कश्मीर को हल करने के लिहाज से, खास तौर पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी? क्या आप ये बात मानेंगी कि पिछले कुछ दिनों की कवायद जिस तरह से चली, चाहे वो ऑपरेशन क्लीन हो या फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाजों की कमर टूट गई, क्योंकि बार बार थोड़े पैसे देकर, 500-1000 रुपए देकर जानबूझकर पत्थरबाजी सरहद पार के आका करवाते थे, तो आपको लग रहा है कि हालात में सुधार हो रहा है, जो बात सुदेश जी कह रहे हैं? जी, सुदेश जी की बात मैंने बहुत गौर से सुनी, बहुत इज्जत है मुझे इनकी, लेकिन देख लीजिए बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए, और देख लीजिए कि बीजेपी बिल्कुल कासिर है सही कश्मीर का मसला समझने से। आप सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन पे आइए। डिमोनेटाइजेशन पे खुद एक बहुत बड़ा सवाल है सारे मुल्क में। जीडीपी की ग्रोथ लो हो गई है बाय 3%, और वो ब्लैक मनी जो कहा गया था डिमोनेटाइजेशन से, वो ब्लैक मनी है कहां? सवाल तो डिमोनेटाइजेशन पे इन इटसेल्फ है। अब आए आप कश्मीर पे। अभी सुदेश साहब ने कहा कि देखिए जी, हमने एनआईए के रेड कंडक्ट किए, उसके बाद हमने हुर्रियत वालों को वहां पकड़ा। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने एनआईए के रेड कंडक्ट करवाए, लालू प्रसाद यादव कि तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं इन्होंने 5 दिनों के अंदर अंदर उनको अटैच कर लिया उनके फार्म हाउस को। इनसे पूछिए ये किसको कह रहे हैं हमने हुर्रियत वालों के खिलाफ एक्शन लिया, जरा इनसे पूछिए किसकी जायदाद इन्होंने जब्त मतलब दिखावटी एक्शन हो रहा है। दूसरी बात, आप ये आरोप लगा रही हैं कि दिखावटी एक्शन हो रहा है हुर्रियत के लीडर्स के खिलाफ, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हम हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, असल में एक्शन नहीं हो रहा है। एक और बात सुनिए, मेरी एक पॉइंट, नहीं, एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रही हूँ। ये रोज बदनाम करते रहते हैं लोगों को। इन्होंने ये कहा गया कि गिलानी साहब के, जो अनीस गिलानी है, उनके ग्रैंडसन, उनको ओवर एंड अबाव रूल्स वहां पे नौकरी दी गई एसकेआईसीसी में। अखबार यहाँ पे परसों भरे थे कि भाई अनीस गिलानी जो हैं वो मेन ऑर्गेनाइजर थे उस कॉन्सर्ट के।
लेकिन जो आम कश्मीरी है उसको उस कॉन्सर्ट में इस वजह से जाने नहीं दिया। मैं जाना चाहती थी, कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। ये कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस के करके हमने वहां पर टिकट्स नहीं दी। लेकिन किरण रिजिजू साहब, बीजेपी से मेरा सवाल है, आप उस कॉन्सर्ट में थे, एक तरफ से तो आप कहते हैं सईद अली शाह गिलानी साहब जो हैं उनके वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ हैं, जमात दावा के साथ हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके ग्रैंडसन पे आपको जबरदस्त भरोसा है। आम कश्मीरी को अंदर नहीं आने दिया आपने, लेकिन उनका ग्रैंडसन आपकी वहां पे रखवाली कर रहा था। एक दूसरी बात, ये किसने कहा आज महबूबा मुफ्ती वहां सरार शरीफ गई थी, कोशिश की थी तकरीर करने की, जबरदस्त पथराव हुआ, उनको वहां पर वापस जाना पड़ा, बरहम हो गई वहां पे सारे लोग। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मसला कश्मीर का डीमोनेटाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गलत बातें हैं और हिंदुस्तान की गयूर अवाम को झूठ बोला जा रहा है, झूठ उनसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने ये किया क्योंकि इससे ये ठीक है, यानी असल में समीर अब्बास जमीनी तौर पर ये एक्शन आपको नजर नहीं आ रहा है जो सरकार दावा कर रही है। सुदेश जी, एक एक सवाल मुझे सबसे ले लेने दीजिए, एक एक सवाल मुझे सबसे ले लेने दीजिए, वरना वक्त निकल जाएगा। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोग तो लगातार कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो टोटल फेल साबित हुआ है, यहां पर सरकार कह रही है कि भाई जो हमारा दावा था कि हम टेररिज्म को कम कर देंगे घाटी में, इससे वो हुआ है, घुसपैठ कम हुई है, पत्थरबाजों की एक्टिविटी में लगातार कमी आई है और वो कमी दिख भी रही है, तो कैसे आप साफ इनकार कैसे करेंगे इससे? देखिए, सबसे बड़ी कमी हमारे में ये है कि हम बहुत जल्द, हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी कमी है कि हम बहुत जल्द जो हमारा पास्ट है उसको भूल जाते हैं। अगर आप 2014 की बात करें या उसके बाद जितने भी पास्ट में पत्थरबाजी हुई, जो अनरेस्ट हुआ कश्मीर में, हमारी सरकार में भी हुआ, हाँ, लेकिन बहुत टाइमली वहां भी पत्थरों का फेंकना बंद हुआ। इससे ये कोई अचीवमेंट नहीं है आपके लिए। आप इसको ये समझिए, जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया कश्मीर में तो उसका कोई असर नहीं था। कितनी लाइनें कश्मीर में लगाई लोगों ने, उसका असर नहीं था। और दूसरा ये चीज है कि कश्मीर में अभी भी आप पत्थरों को छोड़िए, आप देखिए अगर कोई मिलिटेंट जो है वो मरता है, उसके वहां पर उसके जनाजे में कितने लोग जाते हैं, वहां कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मसला ये है कि मैं कहना चाहता ये हूं कि आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, मसला कश्मीर को आप कैसे हल करेंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने जैसे शबनम जी ने कंसर्ट की बात की, वहां आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऑल इज वेल इन कश्मीर। अदनान सामी के म्यूजिक कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं आपने ये प्रेजेंट किया वर्ल्ड में कि हालात बहुत बेहतर हैं। हाँ, हालात तब बेहतर होते कि अगर आप आम कश्मीरियों को वहां एंटर होने देते। आपने कुछ ब्यूरोक्रेट्स वहां बुलाए और 100 और 150 लोग वहां थे, लेकिन मैक्सिमम जितनी कुर्सियां थी वो खाली थी। तो आप कैसे पीस प्रोसेस इंश्योर कर सकते हैं? लोगों को क्या आप गुमराह कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में हालात ठीक हैं? जैसे आज महबूबा मुफ्ती पे अटैक हुआ, वहां तो पत्थर चले। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद आतंकवादी हमले कितने बढ़ गए। हमारे आतंकवादी जो हैं, ये जो हमारे सैनिक हैं, 700 से ज्यादा मर गए। डिमोनेटाइजेशन के बाद हालात सुधरे नहीं। आप एलओसी में देखिए, आप पुंछ में देखिए, उड़ी में देखिए, वहां से रोज सीज़फायर वायलेशन होता है। तो इसका कोई असर जो है जमीनी सतह पे नहीं है, लेकिन टेलीविजन में हो सकता है, भाजपा के हेडक्वार्टर में हो सकता है, लेकिन कश्मीर में। इमरान डार साहब, जो बात सलमान कह रहे हैं, इससे पहले भी लगातार ऑपोजिशन पार्टीज उठा चुकी हैं कि भाई हमले जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं उनमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार बार बार यह दावा करती है कि भाई हम करारा वार कर रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म पर, पत्थरबाजों पर, हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं पर, उन नेताओं पर जो कि पाकिस्तान की शय पर यहां पर सारे कामों को अंजाम देते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो इन एक्टिविटीज को ज्यादा अंजाम दे रहे हैं। इसमें आपको कोई लॉजिक नजर आता है? देखिए, सबसे पहले ये जो आज का टॉपिक है कि डिमोनेटाइजेशन से स्टोन पेल्टिंग में राहत आई है या नहीं आई, मुझे नहीं लगता है कि स्टोन पेल्टिंग में उस हद तक राहत आई है जो बोला जा रहा है। आज दिन में मुझे लगता है 4 से 5 इंसिडेंट हुए हैं स्टोन पेल्टिंग के। और दूसरी बात, हम ये जो है हम बार बार जो एक ट्रिगर देखते हैं, अगर 2016 में स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई तो किस वजह से हुई? बुरहान वानी जब उस पे वो उसका ये इंसिडेंट हुआ
तो उसके बाद जो है स्टोन पेल्टिंग के केसेस, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट स्टार्ट हुए। उससे पहले तो नहीं हो रहा था, जुलाई 8 से पहले तो नहीं हो रही थी स्टोन पेल्टिंग। 2015 ठीक था, 2014 में ठीक था। तो ये देखना है कि आप ट्रिगर की वजह से स्टोन पेल्टिंग्स हो रही हैं, ये मैं बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि यहाँ कश्मीरी नौजवान 500 रुपए लेके या 1000 किया जाए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जान पर खेलकर दहशतगर्दों से मुकाबला करें और उन्हें मार गिराएं, तो इसे ट्रिगर पॉइंट माना जाएगा क्या? देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि सेंटिमेंट है ऑन ग्राउंड, देयर इज अ सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड जो एड्रेस कर, इसीलिए तो हम बार बार हमारा तो यही मुद्दा है बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप एड्रेस सेपरेटिस्ट आप लीडर्स के कश्मीर सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। देखिए देयर इज ए सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड जो कि बीजेपी ने एक्सेप्ट किया है थ्रू एजेंडा ऑफ अलायंस, जिसपे उन्होंने मेंशन भी किया है कि हमको हर किसी स्टेक होल्डर से बात करनी है। उन्होंने इस सेंटिमेंट को दर्ज किया है, उस पर दस्तखत हुए हैं बाज़ाब्ता तरीके में एजेंडा ऑफ अलायंस में। सो जब बीजेपी एक्सेप्ट करती है, जब पीडीपी एक्सेप्ट कर रही है कि सेंटिमेंट है, तो आप उस सेंटिमेंट को अगर एड्रेस नहीं करोगे तो ऐसे ट्रिगर, बुरहान वानी का 2016 में एक ट्रिगर आया, अब खुदा ना खास्ता कोई और ट्रिगर आएगा। सो जब तक आप बेसिक मसले को हल नहीं करोगे तो ये ट्रिगर्स होते रहेंगे। हम डिमोनेटाइजेशन तो 2016 में हुई, 2010 में स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद तो बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई। तो मसला क्या, मसला ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो रहा है, इस बेसिक जो एक कश्मीर का मसला है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, जब तक आप उसको पॉलिटिकली एड्रेस नहीं करोगे, तब तक जो है मुझे लगता है कि हालात सही नहीं होंगे। और बार बार फिर से मैं ये आज दोहरा रहा हूं आपके सामने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को J&K को सिक्योरिटी प्रिज्म से देखना बंद करना पड़ेगा। कि जो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी लिहाज से अगर सिक्योरिटी अभी इस टाइम पे हालात ठीक है तो बस हालात ठीक है, तो बस कश्मीर का मसला हल हो गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक दर्द है, ये एक जो नासूर बन गया। लेकिन इमरान डार साहब, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, पिछले 2 महीने से तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो पत्थरबाजों की और पत्थरबाजी की जो एक्टिविटीज होती थी उसमें कमी आई है, उसे आप मान क्यों नहीं पा रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। किंग्सी भारती साहब, आप समझा सकते हैं? देखिए समीर जी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि पत्थरबाजी कम नहीं हुई, हाँ हुई है कम, लेकिन मसला यह है कि जो मसला कश्मीर का है वो वही का वही है। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं, मैंने पहले भी यही बोला, स्टार्ट में भी यही बोला कि ट्रिगर्स होते हैं। डार साहब एक मिनट, किंग्सी भारती से मेरा सवाल था, भारती साहब भी बहस में हैं, उनको जोड़ लेते हैं बहस में। जी भारती साहब। मैं ये कहना चाहता था कि जो अभी तक ये हमें कुछ पॉलिटिशियन और कुछ शबनम डोन वगैरह जो ये हमें गोल गोल घुमा रही थी, कभी ये हिंदुस्तान के साथ डिमोनेटाइजेशन जोड़ रहे हैं, कभी ये किसी और चीज़ के, कभी LOC के साथ डिमोनेटाइजेशन को जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है ग्राउंड पे है। आप अगर देखेंगे डिमोनेटाइजेशन के बाद डेफिनेटली स्टोन पेल्टिंग में और बाकी एक्टिविटीज में काफी कमी आई है, और ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अब ये अगर इसको ये कहेंगे सेंटिमेंट, जहां सेंटिमेंट की बात है मैं मान लेता हूं, चलो कुछ सेंटिमेंट है, अगर सेंटिमेंट है तो 2016 में जो हुआ वो आज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन की एक जो बात है, डिमोनेटाइजेशन से जो एक कैश फ्लो का जो रुकावट हुई है, जो कैश फ्लो में रोक आई है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और चूंकि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं विदाउट एक पॉलिटिकल प्रिज्म के, तो मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन से डेफिनेटली इसमें असर पड़ा है, नो डाउट। वहां पे कश्मीर में एक सेंटिमेंट है, और सेंटिमेंट मैं कह रहा हूं कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स और ये जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि ये इन लोगों की जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि सेपरेटिस्ट्स की है, लेकिन फिर भी ये जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डिमोनेटाइजेशन से डेफिनेटली फर्क पड़ा है, और वो एक विजिबल है। अगर आप डिमोनेटाइजेशन से आप देखेंगे कितनी स्टोन पेल्टिंग हुई है, कितनी एक्टिविटीज हुई हैं, एक्टिविटीज में एकदम से कमी आई है। NIA की रेड्स के बाद आप कितनी इसको चेंजेस आई हैं। और दूसरी बात है कि ये जो लोग हैं, ये उन लोगों को, जो कश्मीर के आम जनता जो है, उसको ये चीज समझने नहीं देना चाहते। उसमें कभी ये ब्रेड चॉपिंग का किस्सा ले आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, आजकल इनके पास एक छोटे छोटे मुद्दे उठाने को हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो जो सेंटिमेंट था, जो इन्होंने क्रिएट किया था पैसा देके, वो फिर से वहां पर शुरू हो जाए।
लेकिन डिमोनेटाइजेशन ने एक जो जो सेपरेटिज्म की है, जो स्टोन पेल्टिंग की है, जो फोर्स स्टोन पेल्टिंग में जिसको कहूंगा, उसमें उसकी कमर तोड़ दी है और डेफिनेटली वहां बहुत चेंजेस आई हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट रिटायर्ड मेजर जनरल कर रही है, के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब, कर रही है, क्या आपको लगता है एक डिमोनेटाइजेशन जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई पत्थरबाजों को जो हवाला के जरिए रकम मिलती थी उस पर कमी आई है, इसलिए पत्थरबाजों पर लगाम लगी, दूसरी तरफ ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अदनान सामी के कॉन्सर्ट कराना और इस तरह से नॉर्मलसी रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है ये चौतरफा जो कोशिशें चल रही हैं ये कुछ रंग लाएंगी? देखिए अब्बास साहब, ऐसा जो बहस जब टीवी के ऊपर होता है तो ऐसा लगता है जो स्टोन पेल्टिंग एक मसला है। देखिए, स्टोन पेल्टिंग एक प्रक्रिया है, एक टूल है जो वेज किया जा रहा है वॉर फाइटिंग के ऊपर में। हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कश्मीर का असल मसला है जब से कश्मीर बनी है। आप 1948 से 1947 के बाद ले लीजिए, 1948 से कोई कह रहा था कि यह मसला सिक्योरिटी का नहीं है, यह मसला पॉलिटिकल है। अरे भाई साहब, आप ये नहीं समझते हैं कि इतने 70 साल के अंदर में ये लगातार ही एक सिक्योरिटी का मसला रहा है और इसको वॉर वेजिंग किया जा रहा है। आज के दिन में एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जो लास्ट 3 साल से ये फेस चली थी जवाल हक साहब के आने के बाद। इसके अंदर में बहुत सारी प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक एक रिएक्टिव मोड के अंदर में एक प्रक्रिया हुई, उसके बाद देखा गया कि शायद यदि हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं जो कश्मीर के ऊपर असर पड़ेगा, वो असर पड़ेगा कि शायद टेरर फंडिंग और जो हवाला से पैसा आ रहा है वो रुकेगी। तो वो रुका क्या? रुका, नोटबंदी की वजह से रुका, पड़ा है, डेफिनेटली असर पड़ा है। देखिए अब्बास साहब, यदि आप ये समझें, जो मेन है, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, वो आपके जो हार्ड करेंसी के अलावा जो रियल एस्टेट के अंदर में वो इन्वेस्ट हो रही थी, उसके अंदर तो इतना ज्यादा कश्मीर के अंदर हिट हुआ है। जो मैम बोल रही थी अभी, सबलम लोम साहब या मैम या और जो दूसरे बोल रहे हैं, इन चीजों से वो नेशन के सामने आने नहीं देना चाहते हैं। आज के दिन में 500 के 1000 नोट जो पहले मिलते थे एक स्टोन पेल्टर को, वो मिलना भी डिफिकल्ट है। स्टोन पेल्टिंग एक मसला, एक टूल हो सकता है। यदि हम उसको ले लें कि ये कमी हो गई तो कश्मीर का मसला सुलझ गया, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आका हैं, जो इसको ये कर रहे हैं, उनको आपको माइंड में और फिजिकली डिफीट करना। ऑपरेशन क्लीन फिजिकली डिफीट कर रही है, ठीक है माइंड के ऊपर में जब सिन्हा साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि इमरान डार साहब हो या शबनम लोन साहिबा, आप लोग चाहते नहीं कि ये सच्चाई जो है ये सामने आ पाए कि भाई सरकार की जो कोशिशें हैं उसने कमर तोड़ कर रख दी है इन दहशतगर्दों की भी और इन पत्थरबाजों की भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सबकी इजाजत, वक्त भी ज्यादा होगा हमारे पास, आप लोग अपनी बात और बेहतर तरीके से रख पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, बहस जारी। तो वाकई क्या नोटबंदी ने दहशतगर्दों की और कश्मीर के पत्थरबाजों की कमर तोड़कर रख दी है? यह हमारा आज का सवाल। और थोड़ी देर पहले ही यह खबर आई कि शोपियां में 3 लोकल टेररिस्ट को भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। जैश ए मोहम्मद का जो ऑपरेशनल कमांडर था खालिद, पाकिस्तानी मूल का, उसे भी आज ही मार गिराया गया है। ये तमाम खबरें लगातार आ रही हैं, ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। सुदेश वर्मा साहब, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज और शबनम लोन साहिबा ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो तस्वीर दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है असल में वो है नहीं। और एक आरोप यह भी लग रहा है कि अदनान सामी का जो कॉन्सर्ट हुआ था, जिसके जरिए एक नॉर्मलसी कश्मीर में आ रही है दिखाने की एक कोशिश की गई, सिंबॉलिक रूप में, सिंबॉलिक जेस्चर में अगर हम देखें उसको, तो उसमें भी आम कश्मीरियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है, असल में हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और है, ये कह रहे हैं लोग। समीर अब्बास साहब, आपको पता है कि शबनम लोन साहिबा ने एक नैरेटिव पकड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर में खुद वहां की हैं, तो उस नैरेटिव को हमेशा समर्थन देती आई हैं। लेकिन भारत की जनता एक नए नैरेटिव को कश्मीर में देख रही है, और वो नैरेटिव है कि वहां की लड़कियां
भारत के खेलकूद में पार्टिसिपेट करना चाहती है, वहाँ के लोग आर्मी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। ये नैरेटिव ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नैरेटिव अगर ये मान लेते हैं कि पत्थरबाजी कम हुई है, इसका मतलब जो हम बता रहे हैं ये आइडियोलॉजिकल नहीं था, उनको मिसगाइड किया गया था, पैसा देके प्रलोभन दिया गया था, वो नेचुरल नहीं था। यही तो हम बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट है वो नेचुरल नहीं है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ चंद जगहों पर अगर वो प्रोटेस्ट है तो वो जम्मू एंड कश्मीर का नैरेटिव नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति जाके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लात मारता है तो ये मत सोचिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर है, वो मजबूत है इसलिए उसको सह लेता है, क्योंकि वो देशभक्त है, उसे पता है कि गोली का क्या असर हो सकता है। ये आपकी मजबूती नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। और भारत की संप्रभुता का एक्सटेंशन है आर्मी का वो जवान, और मार के आपने अच्छा नहीं किया, और उसको अगर आप समर्थन देते हैं, बोलते हैं कि ये गुस्सा का इजहार है, तो आप किस नैरेटिव का समर्थन कर रहे हैं? आंकड़े जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, उसकी बात करें। शबनम नोट साहिबा और बाकी लोग जो हैं ये बता रहे हैं कि कश्मीर का समस्या, क्या समस्या है? आपको क्या आजादी मिल जाएगी? लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया है। अगर हुर्रियत में इतना दम है, सेपरेटिस्ट में, तो आए ना, डेमोक्रेटिक धारा में शामिल हो। जो बंदूक उठाएगा उसे मारेंगे ही मारेंगे, ये तो हमारा पॉलिसी है। बिल्कुल, इसमें क्या बात है? जी इसका जवाब देना चाह रही है शबनम जी। तो शबनम जी, आपको नहीं लगता ये जो कश्मीर की आजादी का फेक प्रोपेगेंडा सरहद पार से चलाया जा रहा है, और यहां पर बैठे लोग जो हैं, कुछ उसमें हुर्रियत लीडर्स या कुछ सेपरेटिस्ट लीडर, वो उनकी हां में हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो ये साफ हो चुका है। आप देखिए, लेफ्टिनेंट उमर फयाज हो या मोहम्मद रमजान पारे हो, ये लोग तो कश्मीरी थे, इनको भी मारा गया, और ये लोग बात करते हैं कश्मीर की आजादी की, आजादी दिलाने की। किस बात की आजादी? जी देखिए ये कश्मीर में मैंने क्या आजादी मांगी कभी? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं तमाम उन कश्मीरियों के लिए इंसाफ चाहती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके साथ धोखा हुआ है। अब देख लीजिए इनका नैरेटिव कितना फॉल्स है ये। अब आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, क्या ये सही है कि कल शाम को ही एक कमांडेंट उनकी मौत हुई? इससे 2 दिन पहले एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे बीएसएफ के, उनकी मौत हुई। इससे पहले 10-15 दिन पहले वो मिनिस्टर जो है वो नईम अख्तर, जो कि खुद किसी जमाने में लश्कर का एक बहुत बड़ा हामी था और सतार वगे के नाम से हिंदुस्तान मुखालिफ प्रेस नोट लिखता था, वो वहां त्राल गया तो वहां पे हमला हुआ, वहां पे 4 सिविलियन मारे गए। तो आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इन सब लोगों से सवाल करती हूँ, जिस जगह में हर रोज मौत होती हो, क्या वो नॉर्मल है वो जगह? इनको क्या कोई 500 का पत्थरबाज क्या बोल रहे हैं ये? क्या हमें कश्मीरियों को हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का जमहूरियत में? क्या हम सब कश्मीरी 500 के नोट लेते हैं? ये क्या बोल रहे हैं? क्या नैरेटिव है इनका? वो बच्चे जो स्कूल के पत्थर मारने निकले, क्या उनको भी 500 शबनम जी, ये क्या है? सारे कश्मीरियों को जमहूरियत से कैसे देखा जा सकता है? सारे कश्मीरियों को आप पत्थरबाज कैसे मान सकते हैं? सुनिए, ये तो गलत नैरेटिव है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग सुनिए, ऐसे हैं जो पाकिस्तान के झांसे में आकर या पैसों की खातिर पत्थरबाजी करते हैं। तो ये थोड़ी कहा जा सकता है कि सारे कश्मीरी ऐसे। ये चीज बताइए, वो तो ये तो 2-3%, 5% लोग हैं ना। क्या किया? नहीं सुनिए समीर अब्बास साहब, आपको पता मालूम होगा, है, आर्मी मैं ने लिस्ट बताऊंगी, निकाला है, टोटल इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया है, हार्डकोर जो असली। सुनिए, ये इसमें आर्मी को आप क्यों लाए? आप इनको देख लीजिए, आप आर्मी मत लाइए, इसमें आर्मी को खींच के मत लाइए। ये आप देख लीजिए सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, देख लीजिए लोग। आर्मी से क्या दिक्कत है आपको? आर्मी से क्या दिक्कत है? वो देश का हिस्सा नहीं है मैम। आर्मी इज द लास्ट आर्मी को क्यों ला रहे हैं बीच में? लास्ट रिसोर्ट है इस देश का मैम। आर्मी का काम है। अच्छा शबनम जी, एक सीधा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारी आर्मी बहुत बड़ा रोल निभा रही है? खारिज कर देंगे आप इस बात को? क्या इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं? वो तो मेन टूल है मैम, क्या मतलब है? मैं यही तो बोल रही हूँ, आपको पता है इन्होंने क्या किया? देखिए इन्होंने वो बिजनेसमैन, सुनिए समीर अब्बास, मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, जो बिजनेसमैन यहाँ पर फंड कर रहा था इस सारी मिलिटेंसी को, इन्होंने उसी को छुड़वाया। महबूबा मुफ्ती ने फोन किया, कहा इस बिजनेसमैन को छोड़ दीजिए, हम यही चाहते हैं हमारे नौजवान जिंदगी को तरजीह दें, मौत को तरजीह ना दें। जो लोग उनको ये सिखाते हैं
उन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, उनको तो छोड़ दिया आपने, और कश्मीरी अवाम को कटघरे में ठहरा रहे हैं। मैं आप लोगों को कटघरे में ठहरा रही हूं। सोल्यूशन बताइए, क्यों उस सोल्यूशन। कश्मीरी बिजनेस नहीं, को कोई नहीं ठहरा रहा है, कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा कश्मीरी आवाम हमने को। आपका ये साथ आप दिया हैं जो था। बार बार जिक्र कर रही है कश्मीरी नहीं, आवाम का नहीं, नाम नहीं, लेकर। हम तो discriminate उन्हें मत पत्थरबाजी कीजिए। कह रहे हैं, चंद पत्थरबाज जो पाकिस्तान के कहने पाकिस्तान का क्या हुक्म क्या बजा रहे कश्मीरी हैं यहाँ अवाम पर। पत्थरबाज है? नहीं, क्यों? वो गलत कुछ कह रही है आप देखिए, ना, गलत नहीं, कह रही है आप लोग शबनम कैसे लोग, बताएंगे गलत कह रही है, सारे कोई नहीं कह रहा है ये। पत्थरबाज ये हैं? कोई क्यों? नहीं कह रहा है हम सिवाय क्यों आपके। पत्थरबाज हैं? इमरान नहीं, डार नहीं, साहब, बिल्कुल गलत इमरान नहीं। डार साहब, आप अभी आपका बार-बार existence कह रहे हैं, भारत से कुछ बाहर कहने यही के बाद यही लोग- क्या वो बातें हैं जिनको बता बता कर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि नहीं यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, कश्मीरी आवाम को बहुत सारी दिक्कतें हैं, नॉर्मलसी यहाँ से बहुत कोसों दूर है। यही सारी बातें कह कहकर भड़काया जाता है क्या? इसको खत्म करने की जरूरत है, आप नहीं मानेंगे? हाँ, ये 17 अभी इमरान 7 डार। महीने हुए हैं। अभी तक का वायलेंट फेज चल रहा है। 217 जाने गई हैं इन 7 महीनों में, 40 सिविलियन मारे गए हैं इन 7 महीनों में। तो किस एंगल से आपको लग रहा है कि हालात यहाँ सुधर रहे हैं? किस एंगल से लग रहा है आपको कि यहाँ पे नॉर्मलसी आ रही है? हर दिन जो है कभी बॉर्डर पे हमारे बच्चे मर रहे हैं, कभी यहाँ विद इन द कश्मीर वैली लोग मारे जा रहे हैं। तो कहाँ पर नॉर्मलसी, कहाँ पर है? मतलब नॉर्मलसी का कहीं मुझे लगता है कोई अंदेशा है। और जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो इश्तियाल अंगेज बयानात गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, और जो मैं हैरान होता हूं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने यहां तक बोल दिया कि कोई मसला है ही नहीं। अरे साहब, अगर कोई मसला है नहीं तो अभी तक इतने क्या मसला है बताइए ना, मसला बताइए ना। आपको मिला है टेलीविजन चैनल, बताइए मसला क्या है? नहीं, नहीं, मसला इमरान क्या ठीक है? कह रहे हैं, इमरान डार ठीक कह रहे हैं। ये क्या आपने आप पूछ रहे हो, बताइए तो मसला क्या है? मसला बता दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान। आप किस तरीके में बोल रहे हैं कि ये कोई मसला है नहीं? अगर 2010 में तभी मसला नहीं, सुनिए क्या ना, मसला है बताइए आपको ना। सुनने के लिए आपका नैरेटिव जो है ना, आपका नैरेटिव हमेशा दूसरे को दबाने का है। आपने सैकड़ों लोगों को मारा था ना 2010 यही है में। बीजेपी का सैकड़ों लोगों को आपने मारा था ना फोर्स भाई साहब, सैकड़ों लोगों को आपने मारा था ना, आप सत्ता में थे। आपका नैरेटिव उस समय आपका नैरेटिव क्या था? आपका नैरेटिव है कि आपको क्या वो मसला नहीं आपका लगता है? नैरेटिव अरे पहले आप बंदूक को समर्थन दे रहे हैं, आप ब्रिटिश को समर्थन दे रहे हैं। आज कल आपने लोगों को 21,000 अंदर रबर करें, बुलेट्स वो भेजी। आपका narrative है। कौन सी बात कर मिलिटेंटों के साथ रहे? रबर बुलेट्स क्यों भेजी आपने? नौजवानों को भड़का कौन सा रबर बुलेट्स क्यों भेजी? नौजवानों को भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? जिम्मेदार वो अगर हैं हालात या सही हमारी है तो सिक्योरिटी 21,000 फोर्सेस रबर हैं? बुलेट्स क्या कर रही है कश्मीर में? क्यों आप बोल रहे हैं हालात सही? अरे कौन से भाई हालात साहब, सही उन है? हर दिन युवाओं लोग को मर रहे अपील हैं, करिए जख्मी कि हो रहे हैं। बंदूक ना उठाए। तो आप बहुत सी बड़ा दुनिया काम में रह करते रहे हैं, हैं? अपील करेंगे तो इस ये तरह के लॉजिक आपकी से जो कुछ है नहीं ये होने वाला। बयानात, इसी से ही हिंदुस्तान के ये जो है हिंदुस्तान के अवाम को आप धोखा दे रहे हैं। अगर वहां से हिंदुस्तानी टेररिस्ट गरीब आएंगे आवाम को आप तो धोखा बहुत दे रहे जल्दी हैं उनको और हम ऊपर भेज अल्लाह का देंगे। ये गलत बयानी कर रहे हैं आप। आपको समझ, हम ठीक है। बार बार यही कहें। ठीक है, सलमान हमारी निजामी, बहुत सक्षम सलमान निजामी सेना खुद तैनात कश्मीर है, से चिंता मत करें आप। सुन लीजिए इमरान डार साहब, सलमान निजामी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हालात में सुधार हो रहे हैं? बहुत छोटा सा सवाल, अगर थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को अलग रखकर ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या वाकई हालात सुधर नहीं रहे हैं? देखिए, हम रोज टीवी डिबेट्स में ये एक दूसरे पे आरोप लगाना भी जायज नहीं है। मैं एक रियलिटी जो है जी, मैं उससे मुकरूंगा नहीं कि सुधरे नहीं है हालात। ठीक नहीं है, सुधरे। क्योंकि नहीं सुधरे हैं, सुधरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं सुधरे, क्योंकि मैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरा एक राइट है कि जहां आपकी सरकार जो है सही काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करो, जहां गलत है वहां गलत है। लेकिन इस वक्त आपको ये माहौल जो कश्मीर में बना हुआ है, आज आप देखिए आप किस तरीके से आप सरकार को चुनते हैं। जैसे बीजेपी और पीडीपी का क्या एजेंडा ऑफ अलायंस था कि हम टेबल पे बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। हाँ। लेकिन आज उस पर बात नहीं हो रही है। मसला तो है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इनको शायद इल्म नहीं है। ये कहते हैं कि मसला क्या है। अगर मसला नहीं होता तो क्यों एजेंडा ऑफ अलायंस में आपने बातचीत का एक सबसे बड़ा एक
पहला एजेंडा आपका क्या ये है? था कि बताइए हम ना क्या पाकिस्तान है? से बात करेंगे। अरे भाई हम साहब, हम सेपरेटिस्ट से जानना बात चाहते हैं, करेंगे। बताइए ना। और आपके जो आप जनता को भी तो बीजेपी पता के लगे कि जनरल आप मसले को सेक्रेटरी कैसे हैं, राम समझते हैं। महादेव जी, वो आज मानने को तैयार है कि हम हुर्रियत के साथ बात करेंगे, अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार बातचीत है। करेंगे। तो आपको 3 साल जी, लगे ये हिस्ट्री मानने के लेसन लिए लीजिए, कि हम हिस्ट्री से हुर्रियत को लेसन्स स्टेक लीजिए। होल्डर मानते हैं। अगर आपने हुर्रियत को हिस्ट्री से स्टेक होल्डर लेसन्स पहले माना लीजिए। होता तो शायद कत्लेआम नहीं बीजेपी होता, के जो लोगों का गुस्सा स्पोक्सपर्सन नहीं है। होता, टेबल पे बातचीत होती जैसे हमारी सरकारों ने किया। अगर हालात बिगड़े थे, हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, लेकिन 3 सालों से अरे तो हालात इतिहास बिगड़ में तो रहे हैं। इंटीग्रेट हो चुका कोई है। फर्क ये नहीं वो पड़ रहा। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? बात- मतलब हुर्रियत को क्या कम तवज्जो दी गई? गलतफहमी मत रखिए। हुर्रियत को पहले कम गलतफहमी तवज्जो दी मत गई। रखिए बात आप। तवज्जो की आप नहीं भी है। बात बात वजह से तवज्जो कह की रही है। है। कोई बात- कोई अलग नहीं होने वाला और नहीं आजादी नहीं वाली है। बात- अगर ये बात- दोनों का अरे आप मुझे दोनों बात का करने अगर दीजिए agreement ना, कर आप रहे जब हैं, आपको तो मौका इस- मिलेगा इस- बात करें। इस अरे agreement को एक तोड़ मिनट, दीजिए। आप देखिए सॉरी, ना, कभी तो आप सुनिए देखिए ना। एक मिनट, सलमान ये कह रहे हैं कि 3 साल आपको लग गए, आप हुर्रियत मुझे कॉन्फ्रेंस इतिहास में का तवज्जो दी जानी बताइए। चाहिए थी, वो आपने ये नहीं नेहरू दी, की इसका नहीं अंजाम ये है, हुआ। ये नेहरू की सरकार नहीं सुनिए है। सुनिए, ये तो हालात ऐसे तो हालात चलते रहेंगे। हाँ। कल भारत तो हम की जो आएंगे, इंटीग्रिटी वैसे है, ही रहेगा। बाउंड्री नहीं है, नहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में वुमन क्या है, स्टेक होल्डर माना जा सकता है? अवेलेबल है। जिस तरह के नहीं, लिंक्स, ना, जिस तरह के लिंक सामने आए उसके बाद भी ये कुछ देखिए, पीछे रह हुर्रियत गए। का ये शबनम जी ने बहुत अरे बड़ा शबनम expose जी, किया। शबनम जी, दूसरों को भी सुन लीजिए ना, आप प्लीज। उनकी बात भी सुनिए। प्लीज, प्लीज, देखिए, मैडम। हुर्रियत की एक पॉलिसी है, मैं अप्रिशिएट करता अरे हूं सबरम कि जी, आज आप तो कश्मीर की सेपरेटिस्टों younger की generation जो है, मुखालफत जो मैं करते हैं। social media में आपकी देखता बात हूं, क्या है? जो आपकी मैं बात को इंटरनेट कौन पे देखता हूं, credible मानता किस है इस तरीके देश से में? लोग सामने आ रहे हैं और उनको इन लोगों की असलियत मालूम हो रही है कि भाई 3 साल में आपने 6 महीने 2016 में अनरेस्ट में हड़ताल की, पत्थरबाजी हुई। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक कॉमन सिटीजन की हैसियत से बोल सकता हूं, बंद तो हुआ ना, हाँ हड़तालें तो बंद हुई ना। हाँ। क्या उसके बाद जो आम कश्मीरी हैं वो मरे नहीं? त्राल में आपके 4 लोग परसों मार दिए गए, उसके बाद कौन सी हुर्रियत की कॉल थी स्ट्राइक की? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, सवाल कश्मीर एक स्टेज पे आ गया है कि आप एक पिक्चर देखिए कि आपने 2016 में इतना एग्रेशन दिखाया, इतना हड़ताल किया और इतने लोग मरे, लेकिन आज भी तो लोग मर रहे हैं, हड़तालें क्यों नहीं हो रही? स्टोन पेल्टिंग क्यों नहीं हो रही है? तो क्या एक वजूहात है कि वो लोग जो पिछले 2016 में बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन आज क्यों खामोश? तो अलगाववादियों की कमर टूटी है ना? नहीं, ऑटोमेटिकली जब उनके सामने ऐसी चीजें आएंगी, ठीक और है। कश्मीरियों को ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि मेरी ये कश्मीरी लोगों से अपील है कि उनको अब एक टाइम आ गया है कि उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सवाल करना चाहिए कि आपने इलेक्शन से पहले क्या वादे किए थे और इलेक्शन के बाद क्या हुआ है। ठीक है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, कोई भूखों को रोजगार देने की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ये ट्रेंड है ये कश्मीर इशू को किस तरीके से हाईलाइट करे टेलीविजन में बस। सिन्हा साहब, ये साउथ कश्मीर में 5 जिलों में जो टेररिज्म के खिलाफ अभियान चला रहे थे विक्टर फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल BS राजू, उनका ये कहना है कि अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ी जा चुकी है, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जब हमें इस मसले को सुलझाने के लिए राजनीतिक पहल करनी चाहिए, सियासी पहल होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसे हालात आप देख रहे हैं इस वक्त? अब्बास साहब, मैं ये सोचता हूं कि हालात मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद ऐसा आ सकता है जहां के हम डायलॉग की प्रोसेस, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में हुर्रियत को मैं कहीं नहीं देखता हूं। ये हुर्रियत को बहुत ज्यादा ही मोहतरमा बोल रही थी, वो भी हुर्रियत को लाना चाहती हैं। हाँ। हुर्रियत देखिए 93 में आई है। हाँ। हुर्रियत एक सेपरेटिस्ट फोर्स है, हाँ। जो कि पाकिस्तान के मैंने जो कब कहा? 1000 कट का एक थ्योरी है, उसका एक हिस्से में काम करता है। मगर आज के दिन में आप देखिए साउथ कश्मीर के अंदर में तकरीबन जो स्थिति है ऑपरेशन क्लीन के बाद, नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर की तरफ बहुत जद्दोजहद है पूरे पाकिस्तान के ISI का और GHQ का कि उसकी मिलिटेंसी को भेजा जाए, और वो पहुंच नहीं रहा है। साउथ कश्मीर में आप देखिए, श्रीनगर के साउथ में अनंतनाग तक देखें, हाँ। इस इलाके में तकरीबन ऑपरेशन क्लीन जो है काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। आज के दिन में कोई लीडर वहां आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा LET का और JM के जो स्पेशल जो उनके कमांडर्स हैं वो भी फेल हो रहे हैं। उन्होंने अपने किथन कीन को भेजना चाहा। हाँ। आपने इसके पहले देखा होगा कि LET का खुद के ओन बेटा, हाँ। उनके कमांडर का बेटा, उसके जो नेफ्यू हैं, जो सेकंड नेफ्यू है, अभी उनके पास थर्ड नेफ्यू नहीं है कि उनको भेजें। कोई उसके कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो सिचुएशंस
बिल्टअप हो रहा है, मेरे ख्याल से जो ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कि हम लोग एब्सोल्युटली कंडीशंस में पहुंच गए हैं, वो कंडीशंस मेरे अनुसार 3 से 6 महीने और लगेंगे। यदि, क्योंकि देखिए 200 के आसपास अभी भी हार्डकोर टेररिस्ट इस इलाके में हैं, जिसमें कि 80% जो पाकिस्तानी के हैं, चाहे फॉरेन टेररिस्ट हैं, और 20% जो लोकल टेररिस्ट हैं। ठीक है। ये दूसरा, अबाउट 220 के आसपास उसके स्टोन पेल्टर्स के जो हब हैं, जो रिंग लीडर्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना है। यदि आप इनको न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, हुर्रियत को न्यूट्रलाइज करना है। ये 3 को न्यूट्रलाइज करने के बाद ग्राउंड सिचुएशन, पाकिस्तान से कभी बात नहीं डायलॉग होनी चाहिए। पाकिस्तान को तो अनकंडीशनल टर्म्स में डिफीट करना पड़ेगा, मेंटली एंड फिजिकली। ठीक है सुदेश जी, इसे क्या चेंज एक माना जाए? जैसा कि सलमान जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपको 3-3.25 साल लग गए इस बात को मानने के लिए कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी एक स्टेक होल्डर है। राम माधव साहब का, आपके जनरल सेक्रेटरी का जो बयान आया कि हम अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार हैं, इसको क्या यह माना जाए? देखिए, बातचीत के लिए तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, बातचीत के खिलाफ डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, लेकिन वो कौन लोग हैं और किन शर्तों पर। बात ये है, जो गलती 70 साल पहले भी नेहरू जी ने की, जिनके कारण इन लोगों का दिमाग खराब हुआ कि आज़ादी भी हो सकता है और पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, हम तो वो बोलते हैं कि हमारा नैरेटिव तो ये है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली कराना है, दैट इज द अनलेफ्ट पोर्शन। उसकी बात क्यों नहीं होती है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके बाद सारी बातें हो सकती है। अगर बंदूक छोड़ के आप बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करें, तो कौन ना बोलेगा। लेकिन आप बोलिए कि हमें आजादी दे दो। नहीं, लेकिन इसको ऐसे देखा जा रहा ना सुदेश जी कि पहले आप स्टेक होल्डर मानने के लिए ही तैयार नहीं थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अनकंडीशनल बातचीत के लिए हम तैयार हैं, तो आप उसे स्टेक होल्डर मान रहे हैं यानी ना? समीर, कैन आई कम इन? देखिए आपने खुद देखा कि भाजपा का प्रयास कुछ पॉलिटिकल ऑल पार्टी के लोग भी गए थे, आपने खुद देखा कि ऑल पार्टी के लोग भी गए थे, क्या हाल उनका हुर्रियत ने किया था। 5 मिनट पहले आपको पता है सारी बातें बोल रहे हो। तो अगर हुर्रियत नहीं, क्या बोला हमने बंदूक उठाएंगे, सेपरेटिज्म की बात करेंगे तो वो हम नहीं मानेंगे। हमारा नैरेटिव है जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आओ ना, बात करो, बंदूक छोड़ो, डेमोक्रेसी में आओ ना। किसने मना किया है तब क्या कि नक्सल की तरह बंदूक उठाए, कुछ को मार दो? ऐड करना चाह रही थी शबनम जी, आप बोल लें। आप बोल रहे, मुझे किंग सी भारती पास जाना है इसके बाद। माइट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंडियन स्टेट। सुदेश जी, शबनम जी, क्या आपको स्टैंड क्लियर नजर आ रहा है सरकार का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर? पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कहा गया था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की तरफ से, इन्होंने अभी कहा अब अनकंडीशनल बातचीत। क्या आपको एक ऑफ स्टैंड क्लियर है? एक ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो है इनकी, नहीं, इन्होंने जो एक ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन की कि पंडित नेहरू से उस वक्त गलती हुई। यू आर रॉन्ग एंड रॉन्ग सुदेश। एक मुल्क, a sovereign country does not lie and it does not make उसको हम लोगों ने सही कर दिया, उसको हम लोगों ने शिमला में सही किया, उसको हमने लाहौर में सही किया, आप कौन है? उसको हमने आगरा में सही करने का प्रयास किया। क्या हैसियत है? क्या हैसियत है आपकी? हमें उन्होंने गलती किया, ये हमारी नैरेटिव है। असेंबली ने जो भी उसी कारण आप ये बोल पा रहे हैं, उसी कारण से आप बोल पा रहे हैं, उसी कारण से आप इतना बोल पा रहे हैं, आप कहने, उसी कारण से आप इतना बोल पा रहे हैं। ये हिस्टोरिकल ब्लंडर था, दिस वाज द हिस्टोरिकल ब्लंडर टू गो टू द यूएन एंड एवरीथिंग वाज इन योर फेवर। आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ब्लंडर था सबरम जी, उस ब्लंडर का हम अभी तक भोग रहे हैं, अभी तक हम भोग रहे हैं। क्या आप एस्पिरेशन रखते हैं आजाद कश्मीर का? बिकॉज ऑफ दैट कोई वादा नहीं। ठीक है, किंग सी कश्मीर की आवाम ने अपना मैंडेट दे दिया, हर बार मैंडेट दिया है। आपकी हिम्मत की तो आपकी चैंपियन की जरूरत नहीं है। नेशन को झूठ मत बोले। कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें स्टेक होल्डर माना जा सकता है। भारती साहब, हेलो जी बोले भारती साहब। हेलो 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 चलिए, भारती साहब को लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही है। इमरान डार साहब, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? माना जा सकता है स्टेक होल्डर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को? उनके बिना क्या मसले का हल नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती? क्यों नहीं जो चुनी हुई पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें स्टेक होल्डर मानकर बात की जाए? क्या उससे हल नहीं निकलेगा? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले हैं कौन?
देखिए, सबसे पहले हमको जो मैंने पहले स्टार्ट में भी यही बात की कि 2010 में एक रिपोर्ट बनी थी, इंटरलोक्यूटर्स रिपोर्ट बनी थी, जिसमें 3 इंटरलोक्यूटर्स आए थे। उन्होंने हर किसी जो है इंडिविजुअल से, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी से हो, उससे बात की और एक बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसका पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि आप हर किसी से बात करेंगे। तो उस टाइम पे और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि हम अगर जो है अगर किसी को एक्सक्लूड करें, एक इंक्लूसिव बात हो जिसमें आप हर किसी, जब आप नागालैंड में, जब आप नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो जो गन्स लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आपको कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है? आप उन लोगों से बात नहीं करना चाहते जो आपके व्यू पॉइंट से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हीं लोगों से खासकर बात करनी है जो आपसे मुत्तफिक नहीं है। तो इसमें क्या परेशानी है? आप उन लोगों को बुलाएं और उन लोगों से बात करें, इसमें प्रॉब्लम है क्या? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट कहीं पर भी, इसमें क्या दिक्कत है आपको? अनकंडीशनल डायलॉग बोलिए, अनकंडीशनल। जैसे परसों मुझे खुशाइंद बात है, राम माधव जी ने बोला कि हम अनकंडीशनल, लेकिन उसके बाद कोई इनिशिएटिव लिया नहीं गया। तो अब यहाँ पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी बात, ये पहले इनके जो है जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी एक बयान देते हैं यहाँ पर, अब ये दूसरी बयान दे रहे हैं, तो कोहरेंस नहीं लग रही है, पार्टी में कोई कोहरेंस नहीं लग रही है। जनरल सेक्रेटरी अनकंडीशनल बातचीत किससे करने के लिए पार्टी में कोई, आप पहले क्लियर करिए ना, आपको करना। प्रॉब्लम यही है कि इनको ये कंफ्यूजन में है, इनकी पॉलिसी जो है, कश्मीर पॉलिसी जो है कंफ्यूजन से भरी हुई है और ये भी कंफ्यूजन के शिकार है, अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन के शिकार है और पूरे देश को कंफ्यूजन का शिकार बनाना चाहते हैं। मेरी मुआदबाना गुजारिश इनसे है कि ये पहले आपस में बैठे और डिसाइड करें कि पॉलिसी है क्या, और फिर आके जो है डिबेट्स में आए। आपको पता है हम क्या बोल रहे हैं? बोलिए। सुदेश जी बताइए। ये बताइए कि इन्होंने अपने तरीके से तो जम्मू एंड कश्मीर को रिजॉल्व कर लिया होता। बहुत बार सत्ता में आए, वो कहाँ चले गए थे इनके? अगर कुछ अरे आप अपनी बात बताइए ना, सोल्यूशन चाहते हैं, आप अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए। क्या आप मुत्तफिक हैं राम माधव जी के बयान से? मुत्तफिक हैं आप राम माधव जी के बयान से? राम माधव जी का बयान बिल्कुल सही है, मुत्तफिक है उनके बयान से कि नहीं है? भाई साहब बिल्कुल सही है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोला उन्होंने? आपके तकरीर से राम माधव ने क्या कहा? तकरीरें मत झाड़िए। यहाँ पे एक बात कश्मीर में, एक बात दिल्ली में, एक बात, साथ दे दिया आपने। वो बता रहे हैं क्या कहा राम माधव, कम मतलब क्या है? सुदेश जी बताइए। बोलिए। देखिए, डेमोक्रेटिक ढांचे के अंदर भारत की संप्रभुता को बिना चैलेंज किए हुए, हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिना किए हुए कोई भी बात करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बंदूक का जवाब कंडीशनल बातचीत हो गई ना। अनकंडीशनल बोला, गलत बयान कर रहे हैं उन्होंने, अनकंडीशनल बोला। और अगर अनकंडीशनल बातचीत का नाम सुन लिया गया, गलत बयान मत करिए। हम किसी से भी बात करेंगे, अनकंडीशनल बोला। आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राम माधव ने कहा अनकंडीशनली हम किसी से भी बात करेंगे, गलत बात बोलिए। पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। पूरा क्या स्टेटमेंट आ गया? भारती साहब आपकी राय भी जानना चाहूंगा आखिर में। भारती साहब होल्डर माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है कश्मीरी आवाम का? भारती साहब। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बेसिकली ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन और ये जो सेपरेटिस्ट है ना, इन लोगों ने कश्मीर का माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे, अभी हम डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हुर्रियत के साथ बातचीत का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी एलओसी पे मुद्दा उठा रहे हैं। मसला ये है
कि वहां डिमोनेटाइजेशन से कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा है, और इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये इस चीज को जो है भटका रहे हैं। आपको क्या कश्मीर मालूम में अगर एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी को वहां पर पीस नहीं होता है, वहां पर आराम चाहिए। ये लोग पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियन ही हमें समर्थन करते हैं, आराम से नहीं रह रहे थे, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से उन लोगों की प्रॉब्लम हुई है जिनके वहां पर दिल्ली में फ्लैट्स हैं, जिनके फरीदाबाद में प्लॉट्स हैं, और उन लोगों को सारा पैसा वापस उन्होंने ये सोचा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हम लोग हल्ला करेंगे, अपोजिशन हल्ला करेंगे और ये डिमोनेटाइजेशन रोल बैक हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर इस वक्त सरकार बदल चुकी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर भारती साहब के बयानात का ये मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है वो खेल बिगाड़ रही है। अपना हित साधने के चक्कर में कश्मीर का हित साधा जाए या ना साधा जाए, इसको लेकर जो है कुछ लोग खेल बिगाड़ रहे हैं, और सरहद पार से जो पैसे आ रहे हैं वो एक बड़ा रोल अदा कर रहे थे, जिस पर अब बहुत हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। ये मानिए आप या ना मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ETV उर्दू।